आपका दोस्त सूरज और आज एक फिर नए अध्याय में लेकर के आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जो बिहार बोर्ड 25 में होने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये सारे प्रश्न आप लगाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे, क्योंकि मैंने सारे वैसे क्वेश्चन को निकाला है जो हर साल एग्ज़ाम में पूछा है, लगातार 5 वर्षों से पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी यहाँ पे प्रश्न है कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे पदार्थों से लेंस बनाया जा सकता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता हो या तो अपवर्तन होता है, मतलब जो पारदर्शी हो, यानी जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जा सकता है, उससे हम क्या बना सकते हैं, लेंस बना सकते हैं। जैसे कि कांच, जैसे कि प्लास्टिक में भी जो प्रकाश है आर पार होता है तो उससे भी लेंस बनाया जा सकता है। तो कांच से बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है। पानी में भी प्रकाश आर पार हो जाता है, शुद्ध पानी में, तो उससे भी लेंस बनाया जा सकता है। लेकिन जो मिट्टी है, मिट्टी में प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ जो होगा मिट्टी में लेंस नहीं बनाया जा सकता है। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। 2 क्या कहता है, 2 कहता है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले कि हमें उत्तल लेंस का डायोप्टर दिया है 1 डायोप्टर, और क्या दिया है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि D बराबर 100 अपॉन का F। यदि ऊपर 100 लेंगे तो F जो होगा सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ से यदि हम F निकालना चाहे तो हो जाएगा 100 अपॉन का D, यानी 100 ऊपर, और D मतलब डायोप्टर 1, यहाँ से आएगा 100 F, 100 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में जो होता है फोकस दूरी प्लस होता है, यानी हमारे पास प्लस 100 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, आप सब लोग जानते हो। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो होगा वह सही हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, तो ऑप्शन बी जो होगा वह सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन कौन से नियम है, तो आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, यह पहला नियम है। और परावर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर होता है, इस यही 2 नियम है। तो यहाँ पे चौथा का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 क्या कहता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान होता है तो इसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। तो म्यू बराबर हमारे पास होता है साइन आई और बटा में साइन आर। इसको लिखा जा सकता है साइन आर ऑब्लिक साइन आर। तो यह हमारा जो होता है यह किसका होता है, अपवर्तनांक का फार्मूला होता है। इस कारण से अब देखेंगे कि किसमें मैच कर रहा है, पहले आई और बाद में आर, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। यह प्रश्न जो है आपको याद दिला दें कि यह पूछा हुआ है 2015 में फर्स्ट शिफ्ट में, 19 में भी पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में, और पूछा गया 2021 में। तो इन सभी एग्ज़ाम में यह पूछा गया है, ठीक है। 3 एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। अब चलेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। 6 क्या कहता है, 6 कहता है एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन है सभी जगह से समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न जो है 2013 में पूछा गया है। तो आपको बता दें कि जो उत्तल लेंस होता है वह जो होता है बीच में जो होता है वह मोटा होता है। यह उत्तल लेंस का सिंबल है, ऐसे उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे रेड पेन से हम दर्शा रहे हैं, देखिए बीच में इतना मोटा है, लेकिन किनारा जाएंगे तो इतना ही मोटा है। यानी इसको कह सकते हैं कि उत्तल लेंस बीच की किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा जो होता है बीच में मोटा होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 7। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो सोलर कुकर में जो है प्रयोग होता है कौन सा, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण यहाँ पे सोलर कुकर। आपको क्यों अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में एक खासियत है कि बहुत सारे प्रकाश स्रोत को एक जगह एकत्रित कर सकता है, एक जगह एकत्रित कर सकता है। जैसे कि अगर हम आपको बताए थे कि यह हमारा जो हो गया अवतल दर्पण हो गया, यह हमारा फोकस हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर जो जाएगा, ये देखिए मुख्य अक्ष हो गया,
मुख अक्ष के समानांतर गया 4 रेज हम दर्शा रहे हैं। यह दर्पण से अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होगा तो कोई एक पॉइंट से फोकस से आकर के ये सब गुजरेंगे। एक पॉइंट जो एफ है, यहाँ पे एफ पे एक ही बिंदु पर आके मिल गया। यानी कहने का मतलब है अवतल दर्पण में एक खासियत होता है कि वो बहुत सारे सनलाइट को एकत्रित करके एक पॉइंट पर ला सकते हैं, जिससे ज़्यादा हीट बनेगा, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। इसलिए कुकर में जो है या अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8 क्या कहता है? पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होगी, अपवर्तित रहेगी, अधिक रहेगी। तो देखिए हमारे पास एक लेंस ही है, उत्तल लेंस ही है। इस लेंस को दो जगह रखा जा रहा है। पहला यहाँ पे उत्तल लेंस है, इसको रखा जा रहा है हवा में, और उसी लेंस को फिर रखा जा रहा है पानी में। तो बताइए कि किसमें ज़्यादा प्रकाश का अपवर्तन होगा? प्रकाश जो गति करेगा किसमें करेगा? जाहिर सी बात है इसमें, इसका चाल ज़्यादा होगा, गति ज़्यादा होगी। तो जिसमें गति ज़्यादा होगी उसमें उसका फोकस दूरी ज़्यादा आएगा, जो एफ का वैल्यू होगा वह ज़्यादा होगा। तो यहाँ अब प्रश्न पढ़ेंगे, पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी। जाहिर सी बात है कि पानी में जो डूबा हुआ उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी निर्वात की अपेक्षा कम होगी। यानी ऑप्शन जो बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 कहा, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? हमारे पास बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ क्या है, डिक्शनरी है, उसको हमको पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है हम वैसे लेंस का प्रयोग करेंगे जो छोटे अक्षर को बड़ा करके दिखा सकता है। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या काम करेगा? पहला तो यहाँ पे जो लेंस होगा वह उत्तल लेंस होगा। ठीक, यह उत्तल लेंस होगा। हमारे पास ऑप्शन में 2 डाटा दिया है, एक 5 सेंटीमीटर एफ वाला दिया है और दूसरा 50 सेंटीमीटर एफ वाला दिया है। ठीक, लेकिन हमें छोटा चीज़ को बड़ा पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है कि हम ज़्यादा क्षमता वाला, जिसका डी का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, डी का वैल्यू ज़्यादा आएगा वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम जानते हैं कि डी बराबर होता है 100 में एफ, जहाँ एफ जो होगा अब सेंटीमीटर में होगा तो ऊपर 100 आएगा। यहाँ सेंटीमीटर में ही सब दिया हुआ है। तो पहला कंडीशन से यदि हम एफ का वैल्यू 5 लेके चले तो डी का वैल्यू क्या होगा? तो डी का वैल्यू होगा 100/5, यानी 20 क्या होगा? 20 हो जाएगा इसका डायोप्टर। दूसरा अगर हम f बराबर 50 लेके चले तो d बराबर होगा 100/50, यानी 2 डायोप्टर। इसकी क्षमता ज़्यादा आ गई, ज़्यादा क्षमता आ गई 20 सेंटीमीटर वाला का, 20 डायोप्टर वाला का। तो इसकी क्षमता ज़्यादा होगी तो यह हमारे आँख के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। यानी यह किस पर बना था? यह 5 सेंटीमीटर पर बना था। तो 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस हो जाएंगे। 5 सेंटीमीटर वाले क्या हो जाएंगे? उत्तल लेंस हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अब चले हम प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? 10 कहता है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। क्यों? विद्युत चुम्बकीय तरंग उसको कहते हैं जिसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे बिजली को चलाना है तो बिजली चलाने के लिए तार की आवश्यकता पड़ती है, चाहे कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो या लोहे का हो। ठीक, तो इसको कहेंगे कि मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन प्रकाश तरंग को चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे सभी तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 10। 10 क्या कहता है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? यानी जो दांत के डॉक्टर होंगे वह किस दर्पण का उपयोग करते हैं दांतों को देखने के लिए? तो हम वैसे दर्पण का उपयोग करेंगे जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाएगा। तो वह कौन सा करके दिखाएगा? ऑप्शन बी, यानी अवतल दर्पण जो होगा छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकता है। ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। अब चलेंगे 11 के बाद प्रश्न संख्या 12। 12 क्या कहता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? यहाँ पे लेंस की बात कर दिया, अपसारी लेंस। अपसारी का मतलब होता है, अपसारी का मतलब वैसा लेंस जो प्रकाश जो उसके पास आए तो अपवर्तन हो, तो अपवर्तन के बाद सारे प्रकाश किरण को वह छितर बितर कर दे, अलग अलग डायरेक्शन में कर दे, वैसे बोलते हैं अपसारी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस यह जो होता है अपसारी लेंस होता है। अवतल लेंस जो होता है अपसारी लेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो यह अपवर्तन तो होता है, लेकिन अपवर्तन के बाद यह अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाता है। तो जो अलग अलग डायरेक्शन में किसी प्रकाश की किरण को मोड़ दे वैसे लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस का एग्जाम्पल है अवतल लेंस। यानी 12 के ऑप्शन ए
सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 12 के बाद 13। 13 क्या कहता है? 13 कहता है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। यानी हमारे पास एक दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण, इसमें एक पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो क्या की ज़रूरत पड़ेगी? यह प्रश्न 2018 में पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कि हमें पर्दा पर प्राप्त करना है तो हमें ये तय करना होगा कि हमें दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को हमें देखना पड़ेगा। ऐसा ना पता चले कि दर्पण कहाँ लगा है और पर्दा बहुत दूर तक लगा दिए तो प्रतिबिंबे ना बने, बहुत दूर हो जाए पर्दा तो बिंब नहीं बनेगा। तो पहला तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, दर्पण हम वस्तु को कहाँ रखें कि पर्दा पर सटीक प्रतिबिंब बने, तो दर्पण और बिंब की दूरी भी ज़रूरी है। यानी ऑप्शन सी जो हमारा है, ए और बी दोनों ज़रूरी है। 13 के सी आंसर हो जाए। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 14 कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है तो इसका जो गोलाकार सीमा रेखा का व्यास है वो क्या कहलाता है? हमारे पास ऑप्शन है मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष और गोलीय दर्पण का द्वारक। तो हम आएंगे, इसको देखेंगे। ये हमारा गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण को मान लो हम यहाँ से रंग करके एक दर्पण बना रहे हैं, ऐसे ऐसे इसको कलर कर दिए तो जितना पार्ट कलर हुए उतना ही पार्ट वह मिरर तैयार हुआ। यानी इतना पार्ट हमारा यह मिरर तैयार हुआ, इसको काट के निकाल देंगे तो जितना पार्ट पे मिरर तैयार हुआ है सारा व्यास जो होगा, इस व्यास को हम द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब चले प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? हमारे पास उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी एफ का मान पूछ रहा है और आर का वैल्यू दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है प्लस में होगा। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा? प्लस में होगा। तो पहले तो प्लस में आंसर होगा। और हमारे पास एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। तो r हमारे पास दिया है 32 और अपॉन का 2 यानी 16 सेंटीमीटर। किसमें? 16 सेंटीमीटर। किसमें? तो प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारे पास सी इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कहता है 16 में किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। आवर्धन का एसआई मात्रक किसको बोलते हैं? आवर्धन जो m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा में वस्तु की ऊंचाई। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई को सेंटीमीटर में लिख दिया जाए तो वस्तु की ऊंचाई भी जो है सेंटीमीटर में आएगा। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। इसमें जो बीमा होगा यानी यूनिट होगा कुछ भी नहीं होगा, बीमा लेस होगा। यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा सही हो जाएगा। अब 16 के बाद 17 चलेंगे। 17 क्या कहता है? 17 कहता है टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों यानी हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। हेडलाइट्स है तो मैं आपको बता दूं कि हेडलाइट्स में वैसे दर्पण का यूज करते हैं जिसकी फोकस दूरी काफ़ी ज़्यादा हो। तो हम आपको बता दें कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से ज़्यादा फोकस दूरी का होता है, ज़्यादा फोकस दूरी का होता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट्स में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हेड। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 18। 18 क्या कहता है? 18 कहता है वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह प्रश्न जो है 2019 में 2 शिफ्ट में पूछ चुका है। इसके ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। पीछे देखना है तो पीछे देखना है तो हम बहुत बड़ा शीशा लेकर नहीं ढो सकते हैं, छोटा शीशा में ज़्यादा एरिया का चीज़ देखना है। तो यह किस में संभव हो सकता है? तो यह उत्तल लेंस में ऐसा प्रॉपर्टी पाया जाता है उत्तल दर्पण में कि बहुत छोटा दर्पण में बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल को यह दिखा सकता है। यानी छोटे दर्पण में ही बहुत बड़े एरिया को कैप्चर किया जा सकता है। यह दर्पण कौन सा है? यह है उत्तल दर्पण में। तो हमारा ऑप्शन उत्तल दर्पण सी इज़ राइट आंसर। 18 के बाद 19। 19 क्या कहता है? लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 क्या कहता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21 क्या कहता है? प्रकाश गमन करता है। ऑप्शन है हमारे पास सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में,
टेढ़ी मेढ़ी रेखा में इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो है वह गमन करता है किसमें, हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 कहता है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। सबसे पहले तो आप लोग जानते हो कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब का ऑप्शन है हमारे पास ए, इसलिए प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए हमारा काल्पनिक जो होगा वह सत्य होगा। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23 क्या कहता है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र होता है यहाँ से 1 बराबर एफ 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक, यानी यह हमारा जो है यह दर्पण सूत्र है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो ए होगा वह सही हो जाएगा। इसी चीज़ को ऑप्शन बी में भी लिख दिया है तो यह भी सही हो जाएगा, ठीक है। 23 के बाद 24 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस, उत्तल हमारे पास ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, बाईफोकल लेंस। अभिसारी लेंस, अभिसारी किसको बोलते हैं, वैसा लेंस जिसमें अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण एक जगह पर आकर के मिलता हो। तो आप लोग जानते हो कि यदि हमारे पास उत्तल लेंस हो जाए, यह हमारे पास उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में 4 रेज को हम दर्शाएं, 1 2 3 4, यह मुख अक्ष के समानांतर जाएगा, अपवर्तन होगा तो चारों एक बिंदु पर आकर के मिलेगा, चारों जो होगा एक बिंदु पर आकर के मिलेगा, जिसको मुख्य फोकस भी कहते हैं। तो वैसा लेंस जिसमें प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आकर के मिले, फोकस के समानांतर जो भी किरण आएगा एक बिंदु पर आकर के मिले, उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो यह लेंस क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस ही यह कारनामा कर सकता है। यह कारनामा कौन कर सकता है, उत्तल लेंस, इसलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो आप जानते हो कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब एक ही दर्पण में देगा, वह दर्पण है उत्तल दर्पण, वह दर्पण है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक, केवल उत्तल दर्पण। उत्तल तो होगा, लेकिन अगर गोलीय दर्पण की बात करें तो केवल उत्तल होगा, और सिर्फ दर्पण की बात करें तो समतल भी आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलेंगे 26 में। 26 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कांच, पानी, लोहा, निर्वात, इनमें सबसे अधिक होगी निर्वात में। 26 के डी। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27 कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। यह 2021 में पूछा हुआ है। ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर और फोकस पर। हमारे पास अवतल दर्पण दिया हुआ है, वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का है। अवतल दर्पण में समान आकार जैसे ही बात कर दे समान आकार, तो यह वक्रता केंद्र हो जाएगा। केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, तो समान आकार का बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो समान आकार का, वक्रता केंद्र मतलब प्रश्न का सी, ऑप्शन सही। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 28। 28 क्या कहता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में जाएंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा हमेशा, तो वह सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, हमेशा सीधा और छोटा बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29 क्या कहता है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। उत्तल है, अवतल है, समतल उत्तल है, इनमें से कोई नहीं। हमको दिया है प्लस 20 सेंटीमीटर, एफ का मान प्लस 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण क्या है, तो दर्पण में फोकस दूरी प्लस किस में होता है, तो यह होता है उत्तल दर्पण में। यह होता है उत्तल दर्पण में प्लस में होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यह भी प्रश्न पूछा है 2021 ए में। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 30 का। 30 का कहता है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या ध्रुवन। यह प्रश्न जो है 2021 ए में पूछा हुआ है। तो देखिए, जैसे ही कम की बात करें, कम गहरा, कम लंबा, कम ऊंचा, छोटा प्रतिबिंब किस में बनेगा, क्यों बनेगा, तो क्यों जैसे ही पूछे वह किस दर्पण में होगा, तो अपवर्तन के कारण बनता है। यानी प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस प्रकार से हमने आज कवर किया प्रवर्तन और अपवर्तन से जो भी वीवीआई क्वेश्चन है
ऑब्जेक्टिव में उसको मैंने कवर किया। अगर आप 30 में से 30 सही बनाते हो तो आपका यह चैप्टर पूरा क्लियर है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।